डीएनए मित्रों, अब हम बंगाल के डरे हुए मुसलमानों का डीएनए टेस्ट करेंगे। बीते 10-12 सालों में आपने कई बार सुना होगा मुसलमानों को डराया जा रहा है, कौम खतरे में है। लेकिन आज पहली बार यही बात बंगाल के मुसलमानों के बारे में कही जा रही है। नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बंगाल का मुसलमान डरा हुआ है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि डर और असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण सत्य से दूरी है। सत्य को स्वयं से दूर रखने वाले एक मौलाना ने डर और भय को देश के मुसलमानों से जोड़कर नई थ्योरी दे दी है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी ने कुछ पुरानी घटनाओं का उदाहरण देकर कहा है कि मुसलमान बहुत डरे हुए। सबसे पहले हम आपको मौलाना का डर वाला बयान सुना देते हैं। जिस तरह से रेलवे में दाढ़ी टोपी वाले को पकड़कर पीटा जाता है, गाय के नाम पर जो कुछ उपद्रव हो रहा है, ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि मुसलमान को डराया धमकाया जा रहा है और मुसलमान कहीं ना कहीं डरा हुआ है भी सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुना आपने, मौलाना साफ साफ कह रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, कौम डरी हुई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब देश के सम्मानित 20 करोड़ मुसलमानों को डरा हुआ बताया जा रहा हो। कभी कोई मौलाना, कभी कोई नेता, तो कभी कोई बुद्धिजीवी समय और परिस्थिति देखकर अपने हिसाब से डर को परिभाषित करते हुए ऐसी बातें कह चुके। सवाल तो यह है मित्रों, कौम डरी हुई है इसीलिए पत्थर पुलिस पर बरसा रही है? कौम डरी हुई है इसलिए सड़कों को घेर रही है? कौम डरी हुई है इसलिए कैमरे पर जोर जोर से कह रही है गाय तो काटेंगे? ये जानते हुए कि बंगाल समेत पूरे देश का बहुसंख्यक समाज गाय को माता का दर्जा देता है, डरे हुए लोगों को जरा सुनिए तो सही। कौन सा हक छीना गया है आपसे? रोड में नमाज नहीं पढ़ने का। गाय नहीं खाया जाएगा, क्यों नहीं खाया जाएगा आप लोग ये बताइए। मुस्लिम लोग कर रहा करने दी, ये बात है बस। और कोई बात है कि हम लोग का हाथ बराबर होना चाहिए, कोई नमाज का रुकावट नहीं होना चाहिए, बॉस का रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई चीज रुकावट नहीं होना चाहिए। क्या ये डरे हुए लोग हैं? अब आप इस पूरी घटना को समझिए, जहां डरे हुए मुसलमान हिंसा कर रहे थे। कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर भयभीत मुसलमानों की एक भीड़ जुटी। डरे हुए मुसलमानों की यह भीड़ शुभेंदु सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। डरे हुए थे ये। सोशल मीडिया के जरिए बंगाल के डरे हुए मुसलमानों को इकट्ठा किया गया। हजारों लोगों की इस भीड़ ने 7 पॉइंट क्रॉसिंग की सड़कों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। जब पुलिस ने इस भीड़ को नियंत्रित करना शुरू किया और कोलकाता के व्यस्ततम चौराहे से लोगों को हटाने की कोशिश की, तब डरी हुई कौम के लोग उग्र हो गए और पुलिसकर्मियों को चारों तरफ से भारी पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के साथ साथ वहां तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया और उनमें जमकर तोड़फोड़ की। और ये किसने किया? उन्हीं लोगों ने जिन्हें मौलाना और उनके वैचारिक साथी डरा हुआ बता रहे हैं। हम आपके लिए बिग वॉल पर दिखाते हैं कि डरे हुए लोग किस तरह पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। आप सोचिए कितने डरे हुए हैं। इसलिए बड़े बड़े पत्थर हाथ में लेकर के किसे मार रहे हैं? जिनके हाथ में कानून व्यवस्था को बनाकर रखना है। सोचिए, इसमें बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं और इस पत्थरबाजी में बुजुर्ग भी हैं जो सामूहिक रूप से पत्थरबाजी कर रहे हैं। सब मिलकर के, पीढ़ियों की पीढ़ी मिलकर के कर रही है। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, इनके ईंट पत्थर के निशाने पर कौन है? पुलिस है। सोचिए कितने डरे हुए लोग। और इसी डर में इन्होंने सेंट्रल फोर्स को भी निशाना बनाया। कम से कम 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया ताकि बंगाल के इन डरे हुए लोगों को काबू किया जा सके। डीएनए मित्रों, डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है जो वास्तविक या काल्पनिक खतरे के सामने आने पर पैदा होती है। इसीलिए डर सबको लगता है।
लेकिन मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिक डर को डिजाइन करते हैं और उस डिजाइनर डर का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पिछले 10-12 वर्षों से इस देश की एक बड़ी आबादी ऐसे ही डिजाइनर डर से ग्रस्त है। वो काल, समय, परिस्थिति और अपनी सुविधा के मुताबिक इस डर को प्रकट करते रहते हैं। इस बार उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बंगाल को इस डर की प्रयोगशाला बनाया है। मित्रों, अगर ये लोग डर कर ऐसी बातें कह रहे हैं तो सोचिए जब ये खुद को निडर समझेंगे तब क्या करेंगे। क्या ये इतने निडर होकर रहना चाहते हैं कि जब कोई ईडी अधिकारी जांच करने आए तो उसका सिर फोड़ दें? क्या ये इतने निडर होकर रहना चाहते हैं कि जजों को बंधक बनाकर रखें? क्या ये इतने निडर होकर रहना चाहते हैं कि अराजकता फैलाने के लिए सड़क पर उतरें और पुलिस उन्हें रोकने टोकने की हिम्मत भी ना करे? क्या ये इतने निडर होकर रहना चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर प्रदर्शन करें और हिंदू परिवारों पर हमला करें? क्योंकि बंगाल में अब तक ऐसा ही होता रहा है। तुष्टीकरण के कवच में इन्हें अतिरिक्त सुविधाएं मिलती रही थी। इन सुविधाओं को ही विशेषाधिकार मान लिया गया था। मनमानी पर जो चुप्पी ओढ़ ली जाती थी वो अचानक टूट गई है। अब शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार एक्स्ट्रा सेकुलरिज्म के बजाय सामान्य कानून व्यवस्था बहाल करने की बात कर रही है। तो मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिकों ने डिजाइनर डर को फिर से आकार देना शुरू कर दिया। मित्रों, जिस मुसलमान को बंगाल में डरा हुआ बताया जा रहा है उनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आप जान लीजिए। 1941 में पूरे बंगाल में मुस्लिम आबादी 26% थी, जबकि आज सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही ये बढ़कर 33% हो चुकी है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में ये 70% से भी अधिक है। बंगाल में आर्मी के पास 43 एकड़ से थोड़ी ज्यादा जमीन है, जबकि वक्फ की संपत्तियां 82,000 एकड़ में फैली हुई हैं और उनसे जुड़ी 80,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी दर्ज है। जब ममता बनर्जी की सरकार थी तब उसने ओबीसी आरक्षण में से मुस्लिमों को अलग कोटा देने की कोशिश की थी। टीएमसी सरकार ने इमामों को सरकारी मान दे दिया, कब्रिस्तानों के लिए अलग से बजट रखा, मुस्लिम कॉलोनियों के विकास के लिए 398 करोड़ और वक्फ संपत्तियों की मरम्मत के लिए 150 करोड़ रुपए दिए। सोचिए, जिस बंगाल में मुसलमानों के पास इतना कुछ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो डरा हुआ है। हम आपको सुनाते हैं जिन्हें डरा हुआ और पीड़ित बताया जा रहा है वो कह क्या रहे हैं। ऐसा भी हम लोग सबको मालूम है कि 500 बरस जो है मुसलमान राज किया है हिंदुस्तान में। जब तक दुनिया बाकी रहेगा तब तक मुसलमान यहाँ बाकी रहेगा। ना मुसलमान को कोई मिटा सकता है ना कोई मिटा सकेगा। तो डर किस बात का? अगर 10 मिनट रास्ता में नमाज पढ़ने से अगर सबको दिक्कत होता है तो जब मान के चलिए कि दूसरे धर्म का 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन मतलब ये रास्ता जाम होता है, तब तो हम लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। दूसरा धर्म का जो उत्सव होता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, हर तरफ नो एंट्री लगता है, इस तरफ डाइवर्ट करता है। हम लोग तो उस टाइम में कोई बात नहीं करते। मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना, इसीलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं। सुना आपने, इन्हीं लोगों के बारे में कहा जा रहा है ये डरे हुए हैं। इनके किस शब्द या व्यवहार से आपको लगा ये भयभीत है? मित्रों, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस डर की बात की जा रही है वो स्वाभाविक नहीं बल्कि उसे मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिकों ने डिजाइन किया है। तुष्टीकरण की आड़ में अतिरिक्त लाभ पाने वाले कुछ लोग पिछले 1 दशक से अपनी वैचारिक प्रयोगशाला में इसी डर को अलग अलग मौकों पर अलग अलग रूप में गढ़ते रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं ये मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में डिजाइनर डर कैसे तैयार करते हैं, किस तरह समय समय पर उसे नए नैरेटिव के रूप में पेश किया जाता है। मई 2019 में गुरुग्राम में बरकत अली नाम के मुस्लिम युवक ने दावा किया था कि कुछ हिंदू युवकों ने उसे घेर लिया, उसकी टोपी उतार कर फेंक दी और उसके मुस्लिम होने का मजाक उड़ाया। मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिकों ने उस समय भी डिजाइनर डर का नैरेटिव गढ़ा, इसे इस्लामोफोबिया का नतीजा बताया, लेकिन बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि मामला नशे की हालत में हुई छेड़छाड़ की एक घटना का था। अप्रैल 2019 में दिल्ली के तिहाड़ जेल के मुस्लिम कैदी नब्बीर ने दावा किया कि जेल सुपरिटेंडेंट ने उसके शरीर पर ओम का निशान दागा और नवरात्र में उपवास कराया। तब भी तुष्टीकरण के शोधकर्ताओं ने अपने हिसाब से डर को डिजाइन करते हुए बताया कि मुस्लिम भयभीत हैं। बाद में जांच हुई तो पता चला कि नब्बीर ने खुद अपने एक साथी की मदद से वो निशान बनवाया था।
इससे पहले 2018 में दिल्ली में अजीम नाम के 8 साल के लड़के की मौत हो गई थी। तब भी मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उसकी लिंचिंग हुई। यह नैरेटिव फैलाया गया कि देश के मुसलमान खतरे में हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि खेलते वक्त उसे धक्का लगा और उसका सिर मोटरसाइकिल से टकरा गया था। अब कुछ दिन पहले टीसीएस के नासिक कार्यालय से जुड़े धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के मामले का खुलासा हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह नैरेटिव गढ़ा जाने लगा कि शिक्षित मुस्लिम युवाओं और महिलाओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कुछ बड़े नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इसे मुसलमानों में भय का माहौल बताना शुरू कर दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि मामले में कार्रवाई हुई और अब तक सभी आरोपी जेल में बंद हैं। मित्रों, मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिकों को आज हम दिखाएंगे कि डिजाइनर डर और असली डर में कितना फर्क होता है। हम उन्हें पश्चिम बंगाल की 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। एक तस्वीर है अप्रैल 2025 की, जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया और हिंदुओं के घरों में हिंसा की गई। अपनी जान और सुरक्षा के डर से 400 से 500 हिंदू परिवार अपना घर बार छोड़कर नाव के जरिए गंगा नदी पार कर पड़ोस के जिले मालदा भाग गए। ये होता है डर। डर ये नहीं होता कि सरकार कानून व्यवस्था लागू करे और लोग पत्थर लेकर सड़क पर उतर जाएं, जैसे कोलकाता में हुआ। लेकिन मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिक बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि देश का मुसलमान डरा हुआ है, वो खतरे में है। अब एक बार फिर उसी डर को नया आकार दिया जा रहा है। मित्रों, जब राष्ट्रीय स्तर पर फिर से ये शातिर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है कि देश का मुसलमान डरा हुआ है, तब हम तुष्टीकरण के शोधकर्ताओं को एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे। ये जानकारी डर को डिजाइन करने वाले मजहबी वैज्ञानिकों को शायद पसंद ना आए, लेकिन उन्हें ये जानना चाहिए कि इसी डरे हुए समुदाय में डॉक्टर हाबिल खोरकीवाला जैसे उद्योगपति भी हैं, जो वॉकहार्ट ग्रुप के मालिक हैं और जिनका कारोबार भारत समेत 14 देशों में फैला हुआ है। जिस मुस्लिम समाज को तुष्टीकरण के पुरोधा डरा हुआ बता रहे हैं, उसी समाज से एमए यूसुफ अली आते हैं, जिनकी लुलु ग्रुप इंटरनेशनल का कारोबार 46 देशों तक फैला हुआ है। इसी समाज में इरफान रज्जाक भी हैं, जिनके प्रेस्टीज ग्रुप को भारत के शीर्ष रियल एस्टेट ब्रांड्स में शामिल किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े कार्यों में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। हकीम अब्दुल हामिद ने यूनानी चिकित्सा को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर हमदर्द को भारत की प्रमुख और सुलभ दवा कंपनियों में बदल दिया है। वहीं शहनवाज हुसैन ने मात्र 35,000 रुपए के निवेश से घरेलू क्लिनिक शुरू किया और आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स को शहनाज हुसैन ने 100 से अधिक देशों तक पहुंचा दिया है। सोचिए, जिन मुस्लिम समाज को डरा हुआ बताने की कोशिश की जा रही है, उसी मुस्लिम समाज के ये लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में देश के लिए बड़ा योगदान दिया। मित्रों, सोचिए ये डर किसको है, किसके लिए है और क्यों है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो समाज अपने ही राष्ट्र से भय खाने लगे, उसे आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्ममंथन वो करता है जो भ्रम में रहता है। जो तुष्टीकरण की प्रयोगशाला में डर को डिजाइन करता है, वो सिर्फ शातिर नैरेटिव बनाता है। मित्रों, शुभेंदु सरकार ने बंगाल में गोकशी पर सख्ती बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 को कड़ाई से लागू करने के आदेश आने के बाद से सोशल मीडिया पर नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। यह नैरेटिव कितना महीन तरीके से तैयार किया जा रहा है, इसे ऐसे समझिए, कहा जा रहा है कि गोकशी पर सख्ती के बाद मुसलमानों ने गोवंश खरीदना बंद कर दिया है। ऐसे में वो हिंदू परिवार जो गोवंश पालकर बेचते थे, संकट में आ गए हैं। मेरी बाईं तरफ आप सोशल मीडिया के तमाम पोस्ट देख रहे हैं। इन पोस्ट की खास बात यह है कि अचानक हिंदू परिवारों की चिंता करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने पहले विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग का समर्थक जिनको माना जाता था। वो बेहद बेचैन हैं कि अगर गोकशी बंद हो गई तो बंगाल के हिंदू परिवार कैसे जिएंगे, उनका गुजारा कैसे होगा। मित्रों, यह संभव है कि सरकार के किसी फैसले से कुछ लोगों की परेशानियां बढ़े, लेकिन यह भी सच है कि कानून से दिक्कत अक्सर उन्हीं को होती है जो गैर कानूनी काम करते हैं। वो कोई भी हो, उसका धर्म या जाति क्या है, इससे कानून का क्या संबंध। लेकिन जिन्हें डरा हुआ बताया जा रहा है, वही लोग बेहद शातिराना अंदाज में हिंदुओं के नाम पर गोकशी पर सख्ती का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बंगाल सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी। गाय स्लॉटर को लेकर जो नियम बंगाल में है 1950 का आइन, ये बहुत स्ट्रिक्ट आइन है। ये अलग बात है कि पिछला सरकार इसको इस्तेमाल नहीं किया है और वोट बैंक का राजनीति किया है, लेकिन जो आइन है उसको
इम्प्लीमेंट करना है। मित्रों, जब शातिर नैरेटिव को समझ चुकी सरकार गोकशी पर सख्ती दिखा रही है, तब तुष्टीकरण की प्रयोगशाला में सुनियोजित तरीके से डर को डिजाइन किया जा रहा है। मित्रों, बंगाल के डरे हुए मुसलमान पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और कर्नाटक के डरे हुए मुसलमान जिन्ना का जहरीला रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। वो जिन्ना की तरह ही अपने लिए अलग व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। मित्रों, कर्नाटक में मुसलमानों की अतिरिक्त सुविधा के लिए बेंगलुरु में एक सम्मेलन हुआ। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक स्टेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई में 48 मुस्लिम संगठन इसमें शामिल हुए। बैठक में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप लगाया गया और फिर मुसलमानों के लिए 10 विशेष मांगे की गई। उनकी मांग है कि मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत जो 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसे फिर से बहाल किया जाए और उसे बढ़ाकर 8% कर दिया जाए। दूसरी मांग यह कि सरकार मुसलमानों के लिए अलग से बजट पेश करे। सोचिए, मुसलमानों के लिए अलग से बजट पेश किया जाए। फिर से सुन लीजिए आप, इनकी मांग है कि सरकार मुसलमानों के लिए अलग से बजट पेश करे। मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 1000 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान की व्यवस्था की जाए। चुनाव और सत्ता में मुस्लिम समुदाय को उनकी आबादी के अनुपात में उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां पर सिर्फ मुस्लिम ही खड़े हों, ऐसी व्यवस्था की मांग की जा रही है। बंटवारे से पहले जिन्ना भी बार बार यही मांग करता था। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून है, उसको तुरंत निरस्त किया जाए। पशुवध और मवेशी वध से जुड़े सख्त कानूनों को वापस लिया जाए, मतलब पशुवध की खुली छूट मिले। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा, उनके अवैध कब्जों को हटाने और मजबूती के लिए एक विशेष सरकारी योजना बनाई जाए। ये सब मांगे हैं। इतना ही नहीं, धमकी यह भी दी गई कि अगर कांग्रेस सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आगे मुश्किलें होंगी। सोचिए, ये कितने डरे हुए लोग हैं जो संविधान में मौजूद सामान्य व्यवस्था से अलग अपने लिए न सिर्फ विशेष मांग कर रहे हैं, अपने लिए अलग बजट मांग रहे हैं, बल्कि ये सरकार को भी धमका रहे हैं। जिन्ना वाली भाषा बोली जा रही है। मित्रों, जानते जिन्हें डरा हुआ बताया जा रहा है, उनमें यह आत्मविश्वास कहां से आया? इनमें यह आत्मविश्वास तुष्टीकरण वाली सरकारों ने भरा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास कार्यक्रम के तहत 1000 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए। कर्नाटक कैबिनेट ने आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में कैटेगरी 1, 2A और 2B मुस्लिम समुदायों के लिए 20% भूमि आरक्षित की गई। ये सब वो हम बता रहे हैं आपको जो कर्नाटक सरकार ने किया है। वक्फ संपत्तियों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुस्लिम कॉलोनियों के विकास के लिए 398 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, जिसके तहत 22 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल कॉलोनी विकसित की जाएगी। इसके अलावा हाल ही में स्कूलों में हिजाब पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया गया। डीएनए मित्रों, तुष्टीकरण के नाम पर जो ये विशेष सुविधाएं दी गई हैं, इसलिए एक तरफ इन्हें डरा हुआ भी बताया जा रहा है और दूसरी तरफ ये डरे हुए मुसलमान सरकार को धमकी भी दे रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिस डर की बात की जा रही है वो सामान्य डर नहीं बल्कि डिजाइनर डर है। मित्रों, प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि अगर किसी देश में सबको समान अधिकार मिले हों फिर भी भय का नैरेटिव बनाया जाए तो उसका उद्देश्य अक्सर राजनीति होती है। डिजाइनर डर एक और शातिर नैरेटिव इसके जरिए फैलाया जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक्स्ट्रा सेकुलरिज्म की परंपरा को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कथित तौर पर डरे हुए मुसलमानों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की पहली बैठक में धार्मिक आधार पर दिए जाने वाले भत्तों को बंद करने का फैसला किया। यानी इमाम, मुअज्जिन और हिंदू मंदिरों के पुजारियों को जो मासिक भत्ते मिल रहे थे वो अब नहीं मिलेंगे। धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर चलाई जा रही ये योजनाएं जून 2026 से बंद कर दी जाएंगी। सरकार का मानना है कि सरकारी खजाने से चलने वाले किसी भी जन कल्याणकारी कार्यक्रम या योजना का आधार धार्मिक पहचान नहीं होनी चाहिए। इस फैसले से बंगाल के इमाम आहत हैं। हम आपको सुनाते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। यहाँ बीजेपी आए हैं सरकार, वो बोलते हैं जे क्या ना वो तनख्वाह बंद कर देंगे। अरे इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं,
अगर जो मस्जिद बनाया है, इमाम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाता है, इमाम साहब को पैसा नहीं सरकार देने और नमाजी लोग देंगे। मित्रों, ममता सरकार के फैसले को जिस तरह से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बदल रहे हैं, इस बात से मौलवी, मौलाना और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग आहत है और वो अपनी प्रयोगशाला में अपने हिसाब से डर को डिजाइन कर रहा है।